हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका यात्राकार उमेश पंत और मैं लेकर आ गया हूं एक नया एपिसोड अपने इस खास शो का जिसका नाम है किताबी सफ़रनामा। किताबी सफ़रनामा में इससे पहले मैं आपको कुछ किताबों के बारे में बता चुका हूं जो यात्राओं से जुड़ी है। इस शो की खास बात यही है कि यहाँ पे जो भी किताबें होंगी वो ज़्यादातर यात्राओं के बारे में होंगी, ट्रैवल से जुड़ी होंगी और ट्रैवल से किसी भी तरह जुड़ी हो सकती हैं। ट्रैवल पे बहुत ज़्यादा किताबें नहीं लिखी जाती और उस पर बात भी थोड़ा कम होती है, तो इस शो के ज़रिए मेरी कोशिश है कि हम ऐसी किताबों की बात करें जो यात्राओं से जुड़ी हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, यात्रा संस्मरण हैं या फिर किसी भी तरह से यात्राओं से उनका संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का किताबी सफ़रनामा। आज की जो किताब है वो एक ख़ास किताब है। वो इसलिए भी ख़ास किताब है, एक तो वो किताब कश्मीर पे लिखी हुई है और दूसरी जो ख़ास बनाती है उस किताब को बात वो ये है कि वो किताब लिखी है एक ऐसे राइटर ने जो बहुत फेमस जर्नलिस्ट भी हुए और जिन्होंने कई फिल्में भी लिखी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कमलेश्वर की। और जो आज किताब मेरे पास है कश्मीर रात के बाद, जिसे लिखा है हिंदी के बहुत ही फेमस राइटर कमलेश्वर ने। तो कमलेश्वर जो है वो हिंदी के बहुत ही बड़े कहानीकार माने जाते हैं, उपन्यासकार माने जाते हैं और उनका लिखा हुआ अगर आप पढ़ेंगे तो वो क्यों बड़े माने जाते हैं, क्यों उनका इतना सम्मान है हिंदी राइटिंग स्फीयर में, वो आपको समझ आएगा। तो उन्होंने काफ़ी फेमस उपन्यास लिखे जिनमें एक सड़क 57 गलियाँ, कितने पाकिस्तान, काली आंधी और कई सारे नाम हैं। उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे। इसके अलावा कमलेश्वर ने कई सारी फिल्में भी लिखी। उन फिल्मों में मौसम, आंधी जैसी फिल्में जो हैं वो कुछ फेमस फिल्में हैं। कमलेश्वर एक बड़े कहानीकार भी हुए, कई सारी कहानी की संग्रह भी उनके हैं और वो एक पत्रकार भी थे। दूरदर्शन के लिए उन्होंने कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई और उन्हीं डॉक्यूमेंट्रीज़ के सिलसिले में वो कई बार कश्मीर भी गए। कश्मीर रात के बाद ये जो किताब है ये इसलिए ख़ास है क्योंकि ये उस समय के कश्मीर से हमें रूबरू कराती है जब वहाँ पे आतंकवाद एकदम चरम पर था। तो उस दौर में कई बार कमलेश्वर कश्मीर जाते हैं और वहाँ की जो एक्चुअल कंडीशन है उस समय उसके बारे में बताते हैं। और वो केवल सरकार का पक्ष नहीं देखते हैं, वो केवल वहाँ मौजूद सीआरपीएफ के जवानों का पक्ष नहीं देखते हैं, बल्कि कश्मीर के जो लोग हैं उनका भी पक्ष देखते हैं और उसको लिखते हैं। इसके अलावा आतंकवादियों से भी वो बात करते हैं, तो उनका भी फर्स्ट हैंड अकाउंट आपको इस बहुत ही ज़रूरी किताब में मिल जाएगा। यात्राएं तो हैं ही और कमलेश्वर लिखते तो बहुत खूबसूरत हैं ही, लेकिन यात्राओं के साथ साथ फैक्ट भी आपको इस किताब में भर भर के देखने को मिलेंगे। कश्मीर पर इस बीच में कुछ किताबें आईं जो कि इतिहास से जुड़ी हुई थी। उसमें अशोक कुमार पांडे की एक किताब है, एक किताब लाल चौक करके रोहिणी कुमार ने लिखी। ये कुछ किताबें इस बीच काफ़ी चर्चा में रही और कश्मीरी पंडितों पे भी कश्मीर और कश्मीरी पंडित करके अशोक कुमार पांडे की किताब है, उसके बारे में भी काफ़ी चर्चा इस बीच में हुई है। लेकिन ये जो कमलेश्वर की किताब है इसकी चर्चा अब शायद उतनी नहीं होती, पहले अपने ज़माने में ज़रूर रही होगी। ये जो किताब है वो कमलेश्वर की कश्मीर यात्राओं का संकलन है जो उन्होंने अलग अलग समय में करी हैं। कश्मीर रात के बाद की ख़ास बात यह है कि कमलेश्वर कई बार अपनी यात्राओं के बीच में बहुत जोखिम भी उठाते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ जाना उनकी जान को बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता था। और ये वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस समय की, उस वक्त की सच्चाई से हमारे जो पाठक हैं उनको रूबरू कराना चाहते हैं। तो इस लिहाज से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम हो जाता है हिस्ट्री के लिहाज से भी, क्योंकि जैसा कि मैं भी मानता हूँ और ये बात सही भी है कि जो यात्रा वृतांत लेखक होते हैं वो उस समय के सच को अगर साफ साफ नहीं लिखते तो बहुत लंबे समय बाद इतिहास में गलत बयानी के तौर पर उनका जो पूरा काम है वो दर्ज होता है। क्योंकि यात्रियों को माना जाता है कि वो बिना किसी पूर्वाग्रह के कहीं जाएंगे और उनको जाना भी चाहिए और बिना किसी प्री कंसीव नोशन के वो उस जगह के बारे में लिखेंगे। तो ये कमलेश्वर की इस किताब में देखने को भरपूर मिलता है। मैं किताब की एकदम शुरुआती पंक्तियों को पढ़ के आपको सुनाऊंगा ताकि थोड़ा सा किताब का एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेट हो जाए। तो कमलेश्वर अपनी किताब में लिखते हैं कि ये सफ़रनामा कुछ अजीब सा है क्योंकि ये खुली यात्राओं का विवरण नहीं है। ये असामान्य युद्ध स्थितियों के बीच अधूरे साक्षात्कारों और अधूरी सच्चाइयों का रोज़नामचा है। किसकी बात में कितना सत्य, कितना भयग्रस्त सत्य और कितना आत्मिक सत्य है यह कहा नहीं जा सकता।
मैंने उस सत्य को ईमानदार भारतीय लेखक पत्रकार के रूप में देखने और दर्ज करने की कोशिश की है, ताकि यदि पाकिस्तानी साजिशों और अमरीकी इरादों के तहत भारत के इस भूभाग कश्मीर की राजनीतिक और भौगोलिक सच्चाइयों को बदलने की कोशिश की जाए तो मानवीय चिंताओं और दायित्व का यह दस्तावेज बदले हुए या न बदले जा सके इतिहास का साक्षी रहे। तो साफ गोई से इन्होंने बोल दिया है कि उन्होंने वो दर्ज किया है जो उनको बताया गया, अलग अलग लोगों ने बताया, जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, और वो कितना सच है कितना झूठ है वो आपको एक पाठक के तौर पे तय करना है। तो एक तरह से ये किताब का डिस्क्लेमर है जो कि इन्होंने किताब से पहले जो प्राकथन होता है उस पे, या प्रीफेस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसमें लिख दिया है। तो कई सारे चैप्टर हैं इस किताब में अलग अलग, जैसे जैसे उनका ट्रैवल बढ़ता जाता है उस हिसाब से ये चैप्टर भी हैं। ये बात है 19 सितंबर 1993 की, और कमलेश्वर फ़्लाइट से कश्मीर जा रहे हैं। उसमें जो भी पत्रकार कश्मीर जा रहे होते थे उन पर एक ख़ास नज़र जो है वो जो असामाजिक तत्व हैं उनकी रहती थी। तो उन नज़रों से बचते हुए कमलेश्वर को वहाँ पहुँचना है, क्योंकि अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और उसको बचा के भी चलना है। क्योंकि ये है कि अगर ये पता लग जाए कि कोई दूरदर्शन का पत्रकार जा रहा है तो उसकी जान को बहुत बड़ा ख़तरा आतंकवादियों की तरफ से भी होता था उस वक्त। तो उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने अनुभव के लिए अपनी चेतना के सारे दरवाजे खुले रखे थे और कश्मीर जाने वाले हर यात्री के तौर तरीक़ों को बड़े गौर से पर कैजुअल दिखते हुए मार्क कर रहा था। जाने वाले यात्री शक्ल से डूंगर या कश्मीरी थे, पहनावे और बोलचाल से भी, पर उनमें कहीं भी गैर हिंदुस्तानी होने का एहसास नहीं था। सबके लिए लाउंज में वही पानी था, वही कॉफ़ी, कोई कहवा न मिलने की शिकायत नहीं कर रहा था। उसके बाद वो लिखते हैं, जहाज़ उड़ चला तो नाश्ता मिलने से कुछ पहले आइल के पार बैठी लड़की ने कुछ कहा। मैं समझा शायद वह अपने भाई से कुछ कहना चाह रही थी, तो मैंने कहा, आप चाहें तो इस सीट पर आ जाएं। नहीं, ठीक है, यहाँ भी ठीक है। आप इनसे कुछ बात करना चाह रही थी? हाँ, मैं कश्मीरी में इनसे पूछ रही थी कि आप टीवी के कमलेश्वर साहब की तरह नहीं लग रहे हैं। जी, मैं कमलेश्वर ही हूँ। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हमें आपकी आवाज़ से शक हुआ था। फिर नाश्ता आ गया और मैं सोचने लगा कि मुझे तो आगाह किया गया था कि जब तक आपको कोई न पहचाने तब तक आप अपना परिचय ना दें। पहचाने भी तो बेहतर यही होगा कि आप कॉन्शियस ना हों और ख़ुद को पहचाने जाने के सिलसिले में जहाँ तक मुमकिन हो ख़ुद आप मददगार ना हों। और इस बात की तो ख़ास ताकीद की गई थी कि पहचाने जाने के बाद भी मैं भारतीय दूरदर्शन से जुड़े होने की सच्चाई मंजूर न करूं। ज़रूरत पड़ ही जाए तो इतना ही मंजूर करूं कि 8-10 साल पहले मैं टीवी में था, पर अब इतने बरसों से भारतीय दूरदर्शन से अलग होकर मैं विदेशी टेलीविज़न कंपनियों के लिए काम कर रहा हूं। तो ये जो सीक्रेसी बरकरार रखने की उनको हिदायत दी गई थी, लेकिन एक जाने पहचाने चेहरे थे। इससे ये भी पता चलता है कि कश्मीर की जाने वाली एक फ़्लाइट में लोग उनको देखकर पहचान गए, उनके जो सहयात्री हैं। तो अब एक ऐसी फेमस पर्सनालिटी हैं, लेकिन सच जानना है तो उनको काफ़ी अदृश्य होते हुए पूरा काम करना है। तो खैर वो श्रीनगर पहुँचते हैं और जहाज़ वहाँ उतरता है तो वो लिखते हैं, जो वो देखते हैं वहाँ पहुँचने के बाद, कि कश्मीर में टूरिज़्म समाप्त हो चुका है, पर एक नई तरह का टूरिज़्म शुरू हुआ है जो दहशतगर्दों का नया व्यापारी सिलसिला है। गिने चुने 2-3 प्राइवेट होटल जो धंधा कर सकते हैं वे दहशतगर्दों के अड्डे तो नहीं हैं, पर वहाँ के सारे टैक्सी वाले, बेरे और दूसरे लोग दहशतगर्दों से संपर्क स्थापित कर सकने के ज़रिए भी हैं, और गाइड्स भी, या कहें कि ब्रोकर्स हैं। इन ब्रोकर्स से पैसा तय हो जाता है और जो जितने नामी और इनामी दहशतगर्द से मिलवा सकता है वो उतना ही ज़्यादा पैसा कमा लेता है। सोचिए क्या चल रहा था उस समय, क्योंकि है ये कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो उस समय कवर कर सकता था और वो एक पक्ष दिखा रहा था पूरी दुनिया को, भारतीय मीडिया एक पक्ष दिखा रहा था। तो अब ऐसे में जो लोग आतंकवादियों को जानते हैं वो ब्रोकर का काम कर रहे थे। तो ये बहुत ही रिवीलिंग, पूरी ऐसी कई सारी घटनाएं हैं इस पूरी किताब में जिसको देख के कई बार आप चकित होते हैं। हाल ही में मैं कश्मीर गया था और मैंने देखा कि वहाँ स्थितियाँ अब एकदम सामान्य से लगती हैं। आप एज ए टूरिस्ट जाएँ और वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये वो दौर था जब वहाँ पे एज ए टूरिस्ट जाना इतना आसान नहीं था, और ख़ासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं था जब आप पत्रकार हों। तो वो आगे लिखते हैं कि एक तरह से कश्मीर अब इस नए धंधे का बाज़ार बन गया है। इस नए धंधे में ख़ास तौर से वे बेरोज़गार शामिल हैं जो आतंकवाद के कारण ही अपने रेस्तराओं, सिनेमाओं, शराब घरों और क्लबों के धंधों से बेदखल हो गए हैं।
यह ज़्यादातर अनपढ़ और गली छाप हीरो हैं। इस्लाम एक बहुत ही संजीदा और गैर पेचीदा, सीधा और सादा मजहब है। उसमें पश्चिमी दुनिया के थ्रिल, मस्ती और दिशाहीन एडवेंचर के लिए जगह नहीं है। पर अंग्रेज़ों की दास्ता के ज़माने से लेकर आज़ादी के इन तमाम सालों के साथ टूरिज़्म की जो नई संस्कृति कश्मीर घाटी में पनपी है, वह मौज मस्ती, पैसा बनाने और थ्रिल की संस्कृति है। ख़ासतौर से नौजवान पीढ़ी के लिए एक पीढ़ी की जवानी के इन 10-15 बरसों का जो इस्तेमाल पाकिस्तान और दहशतगर्दों ने किया है, वह सचमुच बेमिसाल है। टूरिस्ट संस्कृति की देन, दिशाहीन और मौज मस्ती वाली 10-15 साल तक जीवित रहने वाली इसी जवानी ने पाकिस्तान से मदद पाकर और जमाते इस्लामी की मजहबी सरपरस्ती हासिल करके हथियार उठाए हैं। तो कैसे वहाँ के जो युवा हैं उनको पथभ्रष्ट एक तरह से किया जाता था, और उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिशें होती थी। तो ये पूरा खेल क्या था, उसको कमलेश्वर ने बहुत ही विस्तार से बताया है इस पूरी किताब में। वो आगे लिखते हैं कि अमेरिका अब साम्यवादी चीन को घेरना चाहता है। उस नाकेबंदी के लिए उसे आज़ाद कश्मीर चाहिए ताकि वह लद्दाख को अलग कर सके और बौद्ध धर्म के नाम पर लद्दाख को आज़ाद तिब्बत से मिलाकर इस संवेदनशील इलाके में चीन के घुटनों में जंजीरें डाल सकें। और इस दूरगामी नीति के तहत कश्मीर में हर दिन विदेशी अमेरिकी पत्रकारों की टोलियां उतरती हैं, जो सैर सपाटे के लिए नहीं, दहशतगर्दों से मिलने और भारत को, भारत के सुरक्षा बलों को बदनाम करने के नए नए पहलू खोजती रहती हैं। इंटरनेशनल मीडिया की जो साजिशें उस समय चल रही थी उनका जिक्र इस चैप्टर में मेजरली किया गया है, और थोड़ा खोलने की कोशिश की गई है कि कश्मीर में जो दहशतगर्दी का एक बड़ा बुरा और बड़ा लंबा दौर चला, उसमें किस किस ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। कुछ और रेवलेशन इस किताब के ज़रिए होते हैं। एक जो रेवलेशन मुझे देखने को मिला और बहुत इंटरेस्टिंग और अलग लगा, वो ये था कि यह एक सच्चाई है कि जो भी दहशतगर्द सुरक्षा बलों से हुए एनकाउंटर में पकड़े या मारे गए हैं, उनकी जेबों से ज़्यादातर उनकी अपनी शादी की तस्वीरें निकली हैं। आतंकवाद में शामिल लोकल दहशतगर्द या विदेशों से आए मुजाहिदीन ज़्यादातर ही नहीं बल्कि 100% सुन्नी हैं, लेकिन अपनी हवस और सेक्स की ज़रूरतों के कारण उन्होंने शिया संप्रदाय की उस मुताह शादी पद्धति को भी मंजूर कर लिया है जिसे सुन्नी संप्रदाय सही नहीं मानता। मुताह शादी पद्धति में ज़रूरत के मुताबिक कोई आदमी कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए शादी कर सकता है। और थोड़ा जो आम कश्मीरी है उसका मन समझने की कोशिश भी की है कि भारत को लेकर उसके क्या राय है, और वो राय इन्होंने बड़े खुलकर लिखी है। तो ये कमलेश्वर जैसा कोई मजा हुआ और गंभीर लेखक ही कर सकता है कि वो जो भी है उसको एकदम साफ़ सुथरा लिख रहा है, जैसा भी उसने सुना, और उसमें अपने प्री कंसीव नोशन कम से कम इस किताब को पढ़ के तो ऐसा लगता है कि वो नहीं डालते हैं। वो लिखते हैं कि कश्मीर का औसत और समझदार कश्मीरी जानता और मानता है कि जब भारत के खुले बाज़ार की तरफ सारी दुनिया भाग रही है, तब हम अगर आज़ाद होने या पाकिस्तान में शामिल होने की बात करें तो ये बात समझदारी की नहीं है। सारी दुनिया जब भारत के भाग्य और भविष्य में शामिल हो रही है, तब हम कश्मीरी उससे अलग रहकर अपनी खिचड़ी पकाएं तो इस खिचड़ी में कोई कनी ज़रूर बाकी रह जाएगी। एक समझदार कश्मीरी बोल रहा था, आज दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान है, सब हिंदुस्तान की तरफ भाग रहे हैं। तब हम अगर आज़ादी या पाकिस्तान में शामिल होने की बात की तरफ भागते हैं तो ये खुदकुशी होगी। हमारा मुस्तकबिल हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी खुशहाली, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की ख़रीद और ज़रूरत गंगा, हरिद्वार, जमुना, गढ़मुक्तेश्वर, भोपाल, नासिक, पूना, बम्बई, इलाहाबाद, प्रयाग और काशी, वाराणसी से जुड़ी हुई है। हमारे हस्तशिल्पकारों की डलियाँ मक्का मदीना नहीं जाती, वे हरिद्वार, इलाहाबाद या काशी जाती हैं। मुस्लिम मुल्कों में हमारे गब्बे और कालीन जाते हैं, पर वे ईरानी कालीनों से मार खाते हैं। कश्मीर आने वाला 80% टूरिस्ट खाता पीता हिंदुस्तानी है, जिसके सामने हम नौकर या गरीब नहीं होते, हम अपना धंधा करने वाले कश्मीरी होते हैं। तो ये उस समय के एक आम कश्मीरी की सोच है भारत के बारे में। आगे के चैप्टर में कमलेश्वर बताते हैं कि जो कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बल काम कर रहे हैं उनको किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक पैराग्राफ है जिससे पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि सुरक्षा बलों की चुनौतियां कश्मीर में उस वक्त क्या थी। वो लिखते हैं कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, इसे युद्ध के द्वारा जीता नहीं जा सकता। यह बात 3 बार साबित हो चुकी है। पहली बार 1947 में, दूसरी बार 1965 में
और तीसरी बार 1971 में। यही वजह है कि अब कश्मीर में भारत के खिलाफ पाकिस्तान एक छाया युद्ध लड़ रहा है। छाया युद्ध या एक छिपा हुआ युद्ध, ऐसा युद्ध जो अघोषित है और उस पर युद्ध के नियमों को लागू कर सकना संभव नहीं होता। ऐसे युद्ध में सैनिक की बहादुरी और साहस की परीक्षा नहीं होती जिसकी ट्रेनिंग उसे दी जाती है, बल्कि ऐसे में उसे पुलिस, कुछ प्रशासन, कुछ रेड क्रॉस, कुछ पीडब्ल्यूडी और लंगर वालों का रोल भी अदा करना पड़ता है और साथ ही कानून और सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। इसके अलावा देश की सीमाओं की रक्षा का मौलिक काम भी अंजाम देना पड़ता है। यानी एक लोकतंत्र में जो जिम्मेदारियां सरकार, राज्य, व्यवस्था, राजनीतिक पार्टियां और सेना अलग अलग उठाती हैं, उन सारी जिम्मेदारियों को हमारे सुरक्षा बल एक साथ कश्मीर में उठा रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो वहाँ के सुरक्षा बलों के सामने हैं और कैसे उनको इतने बड़े रोल निभाने पड़ते हैं, जो आई थिंक केवल उनकी जॉब तो नहीं है, वो उससे बहुत आगे की चीज़ है। थोड़ा सा वो तंज उन भारतीय पत्रकारों पर भी करते हैं जो वहाँ जाकर कुछ भी लिखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कुछ भी लिखते हैं कश्मीर के बारे में। तो सुरक्षा बलों के हवाले से वो कहते हैं कि आशंकाओं के भय पर सुरक्षा का विश्वास हावी हो चुका है और होता जा रहा है। किस कीमत पर यह सब हासिल हो रहा है, इसका एहसास तभी होता है जब आप बस्तियों और बंकरों में जाकर हालात को खुद देखें। यह देख सकना उन पत्रकारों के लिए संभव नहीं है जो अपनी प्रेमिकाओं के साथ एक दिन और एक आराम रात के लिए कश्मीर जाते हैं, जो अपनी रिपोर्टों को विदेशी समाचार एजेंसियों की मनमागी पोशाक पहनाते हैं और दूसरी सुबह कश्मीर कवर करके लौट आते हैं। लौटने के बाद वे मानवाधिकारों के प्रवक्ता भी बन जाते हैं। सवाल उठता है कि मानवाधिकार समान रूप से सबके लिए हैं या इनमें मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक फेरबदल किया जा सकता है। सोमालिया में एक अमरीकी सैनिक मरता है तो उसे विदेशी अमरीकी सैनिक के जीवित रहने के अधिकार के हनन को मसला बनाकर 35 औरतों और बच्चों को भून दिया जाता है। पर जब भारत में अपने ही देश में अपना सैनिक अपनी ड्यूटी पर मार दिया जाता है और तब कोई आतंकवादी मरता या पकड़ा जाता है तो वह मानव अधिकार का मसला बना दिया जाता है। यह पत्रकारिता नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी का चीरहरण है। यहाँ ये भी नोट करने वाली बात है कि कमलेश्वर को एक खास विचारधारा से जोड़ कर देखा जाता है, लेकिन जब वो ये बात लिखते हैं तो इससे समझ आता है कि उनके जो अपने प्री कंसीव नोशन हैं वो काफ़ी दूर हैं इस पूरी उनकी लिखावट से। तो इन पंक्तियों में आपने देखा होगा कि कैसे कमलेश्वर जो हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनकी भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जो कुछ जगहों पर उनकी चुप्पी और कुछ जगहों पर उनकी वो जिस तरह से विवाद खड़े करते हैं उनको लेकर भी कमलेश्वर सवाल उठा रहे हैं। तो आगे एक चैप्टर है जिसमें कमलेश्वर बताते हैं कि जो कश्मीर का एक आम नागरिक है, जो कि शायद अमन पसंद नागरिक है, जो भारत के साथ हमदर्दी भी रखता है, वो किस तरह से चुप है और क्यों चुप है, उस चुप्पी की वजह क्या है, उस पर भी बात करते हैं कमलेश्वर। चैप्टर का नाम है क्योंकि बंदूक बात नहीं करने देती। तो इस लाइन से समझ आ जाता है कि आखिर उस चुप्पी की वजह क्या है और उनकी अपनी मजबूरियां क्या हैं। वो कहते हैं कि असल में कश्मीरी मुसलमान की जहनीत को यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई ये है कि कश्मीर का मुसलमान कभी भी अल्पसंख्यक होने की कुंठा से ग्रस्त नहीं रहा। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हैं कश्मीर के बारे में और कश्मीर के जो आम लोग हैं उनकी जहनीत के बारे में बताते हैं। तो अगर कश्मीर को आपको समझना है, वहाँ के लोगों की मेंटल स्टेट को समझना है, तो ये चैप्टर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। कश्मीर में जो बाहर के घुसपैठिए हैं उनका जो पूरा एक इकोसिस्टम है, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो लोग जो वहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते हैं और कई बार उनको विदेशी शक्तियाँ जो हैं वो समर्थन दे रही होती हैं। विदेशी शक्तियाँ न केवल समर्थन दे रही होती हैं बल्कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी वहाँ से मिलता है और उन शक्तियों में कौन कौन है वो आपसे छुपा नहीं है। तो उसका थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि ऐसा क्यों है कि किस तरह के दहशतगर्द जो हैं वो वहाँ पे पैदा होते हैं। उसके बारे में लिखते हुए कहते हैं कि उत्तर मध्य एशिया का अब तक का इतिहास अधिकांशतः युद्ध से सत्ता प्राप्ति का इतिहास ही रहा है। यहाँ के कबीले और जिरगे बंदूक से ही अपना संविधान तय करते रहे हैं और इस पूरे क्षेत्र में सशस्त्र योद्धा होना एक पेशा है। ये पेशेवर सैनिक कभी भी किसी भी तरह के सैनिक अभियान के लिए भर्ती किए जा सकते हैं। सन 48 में पाकिस्तान ने इन्हीं पेशेवर कबीलाई सैनिकों को भर्ती करके
कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। रहन सहन, खान पान और धार्मिक समानता के कारण इस तरह की लगभग एकरूपता भी इनमें दिखाई देती है। इसीलिए इन विदेशी भाड़े के सैनिकों को गुमराह कश्मीरी मूल के आतंकवादियों से अलग करके देखना कभी कभी संभव नहीं हो पाता। वो दौर जो 90 का पूरा दशक रहा है, उसमें दहशतगर्दों का कितना इन्फ्लुएंस था वो इस किताब में आपको भरपूर देखने को मिलता है। और ख़ासकर ये पैराग्राफ जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप उसे सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा हैरत ज़रूर होगी। वो लिखते हैं कि हमें ये जान के ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि पिछले 3 वर्ष अमरनाथ यात्रा सन 1991, 92 और 93 की बात हो रही है कि यात्रियों के खान पान का ठेका 2 आतंकवादी संगठनों के पास था। इसलिए अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालु भक्तों को कोई जानी या माली नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यह बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आई क्योंकि कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तानी एजेंसियां वहां सांप्रदायिक भाईचारे और सहनशीलता के हक में नहीं हैं। वे इस्लाम को बेहुदे अर्थों तक ले जाना चाहती हैं और इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती हैं। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान के लिए इस्लाम अब मज़हब नहीं, राजनीतिक सिद्धांत बन गया है। कमलेश्वर की लिखी इन बातों में एक सूत्र आज की राजनीति को लेकर भी मिलता है। वो ये कि सांप्रदायिक भाईचारे का जो नुकसान है वो कभी भी किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और वो चाहे हिंदुओं को भड़काकर हो, चाहे मुसलमानों को भड़काकर हो, चाहे ईसाइयों को भड़काकर हो, उसका फ़ायदा कभी किसी देश को नहीं हो सकता। तो जब भी देश इस तरह के सांप्रदायिक भाईचारे को भंग करने की ताकतों से भरा मिले तो समझ जाइए कि आप ख़तरे में हैं। तो कमलेश्वर कुछ ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां आमतौर पे एक पर्यटक नहीं जा सकता, और इसीलिए वो कुछ ऐसी जानकारियां हमारे सामने ले आते हैं जो आमतौर पे मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा रेयर है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये किताब जो है वो एक बहुत ही रेयर किताब है, बहुत ही अलग किताब है। तो जैसे वो लिखते हैं, बताया गया कि बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी जब कश्मीर आए थे तो इसी कोठी पापा 2 में ठहरे थे। यह VVIP इलाका है। इसी गुपकार रोड पर फ़ारूक अब्दुल्ला का घर है, यानी शेख अब्दुल्ला परिवार की कोठी। यही सड़क श्रीनगर लेह मार्ग है और हरी पर्वत इसी सड़क पर है जहां शंकराचार्य मंदिर है। लेकिन इस गुपकार रोड की सबसे ज़्यादा चर्चा पापा 2 के कारण होती है। ये BSF का ऑपरेशनल सेंटर भी है और दूरभिसंधियों तथा आतंकवादी कार्रवाइयों में शामिल गिरफ्तार किए गए लोगों का पूछताछ केंद्र भी है। पापा 2 के नाम से कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी थर्राते हैं। इसके बारे में आतंकवादी, उनका समर्थन करने वाली तथाकथित लोकल मानव अधिकार समितियां और उग्रवाद का साथ देने वाले अखबार और पत्रकार सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार करते हैं और इससे वे बुरी तरह घबराते भी हैं। तो ये फिर पापा 2 के बारे में कई सारे रिवलेशन करते हैं, कैसे वो पापा 2 में जो एक आदमी जिसका इंट्रोगेशन किया जा रहा है, एक दहशतगर्द, उससे मिलते हैं और उससे की गई जो बातचीत है वो भी बहुत रोचक बातचीत है। कमलेश्वर एक अनाम प्रोफेसर से भी मिलते हैं। किताब में उन्होंने उनको ऐसे ही उद्धृत किया है, जो उन्हें बताते हैं कि किस तरह से पहले जो हिंदू कश्मीर में हुआ करते थे और फिर वो इस्लाम कैसे आया, कैसे पनपा, और इस्लाम के प्रति लोगों की जो आस्था है वो कैसे कश्मीर में बढ़ती गई, उसके बारे में वो जो अनाम प्रोफेसर हैं वो कुछ रोचक बात बताते हैं। वो आपको इस किताब में ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो शुरुआती पूरा चैप्टर जो है वो उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, कश्मीर के इतिहास के बारे में, कश्मीर में दहशतगर्दों के पनपने के बारे में, और उसका बेजा इस्तेमाल करती अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में कुछ रोचक बातें इन्होंने लिखी हैं और कुछ रेवलेशन किए हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। इसके बाद वो जैसे उनके दोस्त हैं मोहन राकेश, उनके साथ घूमते हुए कोल्हाई ग्लेशियर जा रहे हैं, दूधसर लेक झील से आगे, और उसके बाद वहाँ कैसे किस तरह से वो रात को फंस गए हैं और क्या जानलेवा घटनाएं उनके साथ हुई हैं, वो घटनाएं भी बहुत रोचक इस किताब में बन पड़ी हैं और उनका जिक्र बहुत खूबसूरती से कमलेश्वर ने किया है। तो कश्मीर पर कमलेश्वर की ये किताब जो है, कश्मीर रात के बाद, ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अगर आपको ये कहीं किताब मिलती है तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए और मंगा कर पढ़नी चाहिए। कश्मीर के बारे में जिस तरह के विवरण इस किताब में हैं उस तरह के विवरण आपको अदरवाइज़ शायद देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक यात्री जो कि एक जर्नलिस्ट भी है, जो कि एक बहुत अच्छा कहानीकार भी है, उपन्यासकार भी है, तो ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। तो इस रेयर कॉम्बिनेशन से जो लिखा हुआ आया है वो भी बहुत रेयर है।
तो इसलिए कमलेश्वर की ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत खूबसूरती से लिखी हुई बढ़िया किताब है। कश्मीर पर बहुत कम किताबें हैं, कुछ विरली किताबें हैं, उन किताबों में ये किताब भी है। एक बार फिर से देख लीजिए, कश्मीर रात के बाद, कमलेश्वर की ये किताब। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यात्रा की किताबों पर बनाए हुए ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं यात्रा से जुड़े ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। हैप्पी जर्नी।